नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लॉकडाउन हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच देश में लॉकडाउन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वो कम्युनल वायरस फैला रही है। इसी बीच फिजा में कई सारे सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद ने देश को संकट में क्यों डाला? क्यों 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद वो फरार बने हुए हैं? पालघर मॉब लिंचिंग पर सेक्युलर जमात खामोश क्यों है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने आखिरकार देश विरोधी बयान क्यों दिया? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवाल और क्या देश में कम्युनल वायरस फैल रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पहले मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, और साथ ही साथ मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी और सुधांशु भाई, आप दोनों का न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये बहस अगले 1 घंटे चलेगी, लेकिन सुधांशु जी शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि ये आरोप कांग्रेस लगा रही है और कांग्रेस का ये कहना है कि कोरोना का वायरस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस कम्युनल वायरस का बीज भारतीय जनता पार्टी बो रही है वो शायद खत्म ना हो पाए। क्या बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है? देखिए, जो कम्युनल वायरस की बात कही जाती है, ये तो इस देश में पिछले 70-72 सालों से बोया गया है। मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को शायद याद हो, जब ये देश आजाद हुआ सबने तय किया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सब लोग एक साथ रहेंगे, किसी प्रकार का ना धार्मिक भेदभाव ना सांप्रदायिक भेदभाव। मगर मैं पूछना चाहूंगा, फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब लाया गया? 1970 में। उसके बाद ये देश सेकुलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेजोल्यूशन में है कि अगर अल्पसंख्यक होगा तो सेकुलर नहीं होगा, सेकुलर है तो फिर अल्पसंख्यक नहीं होगा। मगर अल्पसंख्यक के साथ सेकुलर 76 में डाला गया। फिर उसके बाद देश के इतिहास में पहली बार किसी मौलवी से फतवा लिया गया तो 1980 में जामा मस्जिद के तत्कालीन इमाम अब्दुल्ला बुखारी जी से इंदिरा जी ने जाके लिया। उसके बाद अगर इस देश के किसी चुनाव में किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, तो 88 के मिजोरम में कि अगर हमारी सरकार आई तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा हम कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे। और उसके बाद कार सेवकों पर गोली चलाने से लेके 2007 में राम सेतु पर हलफनामा देकर यह कहना कि राम तो थे ही नहीं और हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ी समस्या है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से तो जाने तथाकथित सेक्युलरिज्म के सूरमाओं को क्या हो गया है कि इनको हर बात एक पक्षी नजर आती है। इनको जय श्री राम वॉर क्राई नजर आता है, मगर जैश मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद साहब का अपमान नजर नहीं आता है। अब आज स्थिति ये हो गई है, पिछले 6 महीने में जब से दोबारा सरकार आई तो इस प्रकार के व्यर्थ के विचार वितंडावाद लोगों के दिमाग में भरे गए। खासकर मुस्लिम समुदाय में हमें नियम नहीं मानना है, कुछ नहीं करना है, वो आज कोरोना के समय भयंकर रूप में दिखाई पड़ रहा है कि जो डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी उनकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं उन पे पथराव हो रहा है। सरकार के बारे में इतना दुष्प्रचार कर दिया गया है और जबकि कोरोना से पूरा विश्व एक साथ लड़ रहा है, हम ऐसे इकलौते विचित्र देश हैं जहां डॉक्टरों पे और सुरक्षा कर्मियों पे हमले हो रहे हैं, जिसके लिए अध्यादेश लाना पड़ रहा है। तो ये तो उस वायरस की पराकाष्ठा है जिस वायरस के चलते हुए देश की आजादी के बाद सत्ता पाई गई और उसके बाद समय समय पर उस वायरस का संपोषण करते हुए सत्ता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसमें सबसे अधिक अग्रणी भूमिका लंबे समय तक हम विपक्ष में थे और सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने निभाई। सबसे बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये वही विचारधारा तो नहीं है जिसे आप कम्युनल वायरस बता रहे हैं, जो शाहीन बाग से निकली और जिसका आपने समर्थन किया और नारा लगा हम कागज नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे। क्या ये लाइन, क्या ये मौन समर्थन कोरोना वॉरियर्स पे हमले का जिम्मेदार नहीं है? क्या ये भी एक कम्युनल वायरस नहीं है जिसको कांग्रेस मौन समर्थन दे रही है? देखिए दीपक जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। इन्होंने जो बातें कहीं, इन्होंने कहा कि साहब ये कम्युनल वायरस का जो शुरुआत है श्री गणेश से, ये आज़ादी के बाद से शुरू हो गया था। कांग्रेस के द्वारा ये सब इन्होंने जो गिनाई कि अल्पसंख्यक आयोग क्यों बना, सेकुलरिज्म शब्द क्यों जुड़ा। अरे भाई, ये गांधी का देश है। पहली बात, गांधी ने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ये गांधी की कांग्रेस थी और गांधी की कांग्रेस है। सवाल सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं, नहीं, पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, अब सोनिया गांधी की कांग्रेस है, अंतर है थोड़ा सा।
दीपक जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। जी, जिस तरह सुधांशु जी को सुना आपने, मुझे भी सुनने बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन मुझे लगा कि एक राइडर लगाना पड़ेगा कि महात्मा गांधी से सोनिया गांधी तक आ गई है कांग्रेस। आप बोलिए। आप नहीं, ठीक है, आप सारे राइडर मुझ पे ही लगाएंगे, मुझे मालूम है। सुधांशु जी पे भी लगेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 60-62 साल 65 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसमें इन्होंने कहा कि साहब वो अल्पसंख्यक आयोग और फलाना ढिमाका ये। अरे भाई, 2014 से आपकी सरकार है, 6 साल हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हटाया क्यों नहीं? सेकुलर शब्द हटाते क्यों नहीं? अगर आपको सेकुलर शब्द से इतनी दिक्कत है तो इसे हटाया क्यों नहीं? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी 6 साल पहले रही, तब हटा देते। तब आप ये कह सकते हैं कि तब हमारा पूर्ण बहुमत नहीं था। अब 2014 से तो आपका प्रचंड बहुमत है। आपसे ज़्यादा ताकतवर सरकार है किसकी? आप सेकुलर शब्द हटा दो ना, आप अल्पसंख्यक आयोग हटा दो ना, इसे हिंदू राष्ट्र बना दो ना, मुसलमानों को वोटिंग राइट ख़त्म करो, झगड़ा ख़त्म करो। दीपक जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये जो कम्युनल वायरस है ये पैदा कहाँ से होता है? ये तब पैदा होता है जब केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं। जब इनके एक और मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं, जो पूरे विपक्ष को, एंटायर विपक्ष को, विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को देश का गद्दार कहा जाता है, वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। एक इनकी पार्टी का नेता कपिल मिश्रा, वो कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोज टेलीविजन चैनल पे बैठ करके मुसलमानों को जलील करने का काम करते हैं। और माफ करना, मीडिया के कुछ एंकर, मीडिया के कुछ खास घराने भी इसमें इन्वॉल्व हैं। रोज किसी ना किसी मौलाना को, उलमा इकराम को पकड़ के लाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें गाली दी जाए, उन्हें देश का गद्दार सिद्ध किया जाए, तो कम्युनल वायरस फैलता है। देखिए, बड़ी समस्या जानते हैं क्या है दीपक जी? तबलीगी जमात कोई मुसलमानों का प्रतिनिधि है क्या? दारुल उलूम देवबंद का फतवा है तबलीगी जमात के खिलाफ, यानी उन्होंने उनको एंटी इस्लामिक माना, मगर हमारे सेक्युलरिज्म के सूरमाओं ने उसको इस्लाम का प्रतीक माना। अब बताइए, तबलीगी जमात का मरकज दिल्ली में सबसे बड़ा मुसलमानों का केंद्र जामा मस्जिद से इमाम ने एलानिया कहा है किसी प्रकार की कोई गैदरिंग नहीं होगी, उसकी नाफरमानी की। भारत में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम देवबंद, उसने कहा कोई गैदरिंग नहीं होगी, उसकी नाफरमानी की। पूरे आलमे इस्लाम में सबसे बड़ा इस्लाम का केंद्र काबा, वहां जियारत बंद, वहां कहा गैदरिंग नहीं होगी, उसकी नाफरमानी की। तो जिसने इस्लाम के हर मुकाम की नाफरमानी की, वो इस्लाम का प्रतीक हो गया सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई मोदी सरकार। ऐसा विचित्र जो आप सेकुलरिज्म की व्याख्या करते हैं, ये मेरे समझ से परे है। आचार्य जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी की तरफ से तो कह दिया गया बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है, लेकिन आप तबलीगी जमात, जो तालिबानी सोच वाली जमात है, जिसके अमीर कोरोना फैलाने वाले मौलाना हैं, उसके बारे में खामोश है, उसके बारे में शांत है, और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कम्युनल वायरस फैला रही है। माना बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है, अगर मैं इसको मान भी लूं, पर तबलीगी जमात ने तालिबानी सोच के साथ जो इस देश में किया है, कांग्रेस उसकी भर्त्सना क्यों नहीं करती? देखिए दीपक जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस किसी भी फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ी ही नहीं हो सकती है। कांग्रेस तालिबानियों के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह का जो फैनेटिज्म है वो सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। और कांग्रेस अकेली वो पार्टी है, और ख़ास तौर से नेहरू गांधी खानदान वो अकेला खानदान है कि देश के राजनीतिक परिवारों के तमाम इतिहास में आप मुझे एक परिवार बताओ जिसने आतंकवाद की इस आग में अपने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को खोया हो, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशों को अपने कंधों पे उठाया हो। वो सिर्फ नेहरू गांधी खानदान है। तो जिस परिवार ने आतंकवाद की इतनी गंदी सूरत देखी है, वो कभी भी ना तो आतंकवाद के साथ खड़ी हो सकती है, ना अलगाववाद के साथ खड़ी हो सकती है, और ना कट्टरवाद के साथ खड़ी हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं तबलीगी जमात पर। जमात के पक्ष में ना तो कांग्रेस है और ना मैं हूं। जमातियों ने जो गलती की उनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हमने चिल्ला चिल्ला के कहा है। सवाल और प्रॉब्लम यहां से नहीं पैदा होती है। सुधांशु जी बड़े तरीके से कह रहे हैं बातों को। सुधांशु जी अपने बात को कह भी देते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया।
प्रॉब्लम यहां से शुरू नहीं है। प्रॉब्लम यहां है कि जब यह कहा जाता है कि देश में कोरोना फैलाने की इस तमाम जो सूरत नजर आ रही है, इसमें तबलीगी जमात का सबसे बड़ा रोल है। अब मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि ये जो नांदेड़ से हमारे तमाम संगत लौटी, उसमें सारे लोग, काफ़ी मैक्सिमम लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, वो तबलीगी जमात से थे क्या? ये जो शराब के ठेके आपने खोले, इसमें एक एक ठेके के सामने कई कई हजार की भीड़ लग रही है, इसमें कोई जमाती तुम्हें दिखाई दिया क्या? ये आज जितने पुलिस वाले हमारे जो कोरोना पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, अकेले महाराष्ट्र में 714 कोरोना पॉजिटिव की संख्या का अभी टेलीविजन ने मुझे बताया है, उस पर खबर चल रही थी। इनमें कोई जमाती है क्या? सवाल इस बात का है कि जमातियों की गलती को तो गुनाह बताया जाएगा और दूसरों के गुनाहों को गलती बताया जाएगा। ऐसे देश नहीं चलेगा। आचार्य जी, आप तबलीगी जमात का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि नांदेड़ की एक तरफ की लापरवाही के लिए कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार जिम्मेदार है और दूसरी तरफ की लापरवाही के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार जिम्मेदार है। तबलीगी जमात और नांदेड़ का केस बिल्कुल अलग है। तबलीगी जमात ने जो किया वो उन्होंने शुरुआत में कोरोना फैला दिया, ये तो फंसे हुए थे, प्रशासन के संपर्क में थे, और दोनों जगह अगर किसी ने गलती की है तो वो कांग्रेसी सरकारें हैं प्रमोद कश्यप की। आप नांदेड़ का लेकर तबलीगियों का बचाव कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनल वायरस है, इसका जवाब दीजिए पहले, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि चाहे महाराष्ट्र का व्यक्ति हो या पंजाब का हो, केरल का हो या कश्मीर का हो, उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात का हो, सब हमारे भारतवासी हैं। तो आप तो अभी कंपैरिजन कर रहे थे नांदेड़ की बस से तबलीगियों का, आप तो कंपैरिजन कर रहे थे, मैंने नहीं किया था। इसको सुनिए, माफ कीजिएगा आचार्य जी, मैंने नहीं किया था, आपने किया था। मैं राज्य के आधार पे नहीं कर रहा था, माफ करना, मेरी बात को आप पूरी क्लियर होने धर्म के आधार पे कर रहे थे, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं राज्य के आधार पे नहीं कर रहा था, आप धर्म के आधार पे कर रहे थे, आप तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक बात कर रहे थे। भेदभाव किसी भी, करेक्ट, भेदभाव करेक्ट ना, मैं खतरनाक बात नहीं कर रहा हूं, मैं खतरनाक बात का विरोध कर रहा हूं। देश धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यदि किसी तरह का भी फेनेटिज्म है, वो देश के लिए खतरा है। मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूं, आगाह करना चाहता हूं। मैं आपको दीपक जी बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने जब यह फैसला लिया कि देश बंद होगा, 45 दिन के लिए देश बंद रहा, अभी भी देश लॉकडाउन में है, क्या किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया? प्रधानमंत्री ने कहा मंदिर भी बंद रहेंगे, मस्जिद भी बंद रहेंगे, गुरुद्वारे बंद रहेंगे, चर्च बंद रहेंगे। क्या इस देश के अंदर 22-23 करोड़ 24 करोड़ जो मुसलमान हैं, उनमें कुछ छोड़ दो, उनके अलावा किसी ने प्रधानमंत्री के फैसले का उल्लंघन किया? तबलीग जमात ने किया, मौलाना साद ने किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मौलाना साद ने किया, तबलीगी जमात ने किया। ओके, मौलाना जो साद हैं, हाँ ओके, अच्छा दीपक जी, अब मैं मौलाना साद पे आता हूं। मौलाना साद से मिलने कौन गया? अजीत डोभाल जी गए। अजीत डोभाल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अजीत डोभाल जी मौलाना साद से मिलते हैं और आज 20 दिन से दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है मौलाना साद कहाँ है, मौलाना साद कहाँ, मौलाना साद कहाँ। अगर मौलाना साद का गुनाह है तो उन्हें सूली पे चढ़ाया जाए, लेकिन पूरी मुसलमान कौम को, पूरे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश तो ना की जाए। ठीक है, भला कोई सुधांशु जी के पास चलता हूं, सुधांशु जी के पास चलता हूं, भला कोई धर्म आतंकवादी हो सकता है? ठीक है, देखिए आचार्य जी का कंपैरिजन देखिए, उन्होंने तबलीगी जमात को बचाने के लिए तुरंत नांदेड़ की संगत का एग्जाम्पल दे दिया, जो सरकार के हर निर्देश और आदेश को मान रही थी। ये भी क्या कम्युनल वायरस नहीं है? सुधांशु जी, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं आचार्य जी से। नांदेड़ के सिख जो धार्मिक यात्री थे, उनमें से किसी ने भी कभी बात को छुपाया नहीं। उसने जांच का विरोध किया नहीं। क्या डॉक्टरों पे, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया? नहीं किया, पूरी तरह सहयोग किया। और ये अगर देखा जाए कि नांदेड़ से पंजाब आने तक कितने सारे लोग जांच में निकल आए, इसका मतलब या तो नांदेड़ में जांच नहीं की गई थी, ज्यादा संदेह की सुई उधर की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तबलीगियों ने पुरजोर विरोध किया। अरे भाई ये बताइए, सिखों ने कहीं किसी ऊपर थूका क्या? कहीं नग्नता की? कहीं नहीं किया। यहां मामला ये नहीं, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक निहंग ने एक एएसआई के हाथ पे तलवार मारकर काट दिया था और जाके गुरुद्वारे में छुप गया था। तुरंत गुरुद्वारे के तरफ से बयान आया कि ये निहंग ने बिल्कुल गलत काम किया और इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, और उन लोगों ने उसको पुलिस के हवाले किया। यहां मस्जिदों में जहां तहां छुपे बैठे हैं, ढूंढ ढूंढ के राज्य सरकारों को निकालना पड़ रहा। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। साउथ कोरिया में एक चर्च में एक वृद्ध महिला चली गई, जिसकी वजह से 1250 लोगों को कोरोना हो गया। चर्च की कोई गलती नहीं,
मगर चर्च ने बाकायदा माफी मांगी कि हमारे यहां गैदरिंग हुई जिसमें एक महिला की वजह से 1250 लोग प्रभावित हो गए, यहां माफी मांगना तो दूर, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब ये बताइए मजहब से कौन जोड़ रहा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मौलाना साद का वो वीडियो आया, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, साथ साथ रह के इबादत करो, मस्जिद में रहो। ये कम्युनल और वायरस दोनों को जोड़ने की बात नहीं थी। एक नहीं 20 वीडियो आपने यूट्यूब पर व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि कोरोना का क्या इलाज, 5 वक्त की नमाज। और मैं तो दीपक जी आश्चर्यचकित हूं, महाराष्ट्र में तो इस समय इनकी सरकार है, कहां गए अंधविश्वास निर्मूलन समिति जो अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ती थी? आज सबके जबान पर टेप लग गया, एक ही पक्ष नजर आता है। तो धर्म को, मजहब को इलाज और कोरोना के साथ जोड़ने का सबसे पहला काम जो आपने कहा ना इस्लाम के बारे में, अरे भाई कोई नहीं उसको लांछित कर रहा था। लांछित तो उन्होंने कहा जिन्होंने कहा कि डॉक्टर की बात मत मानो और साथ में बैठ के नमाज पढ़ो, और आज हकीकत ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं खुद क्वारंटाइन हूं। गजब की बात है भाई। ऐसे लोगों को तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर बुराई में कहीं ना कहीं इस्लाम की मान्यता खोज लेते हैं। इस्लाम की इससे बड़ी नाफरमानी और अपमान नहीं हो सकता है। कभी किसी अपराधी से जोड़ लेंगे, अरे भाई छोटा राजन जो था वो हिंदू था, दाऊद इब्राहिम मुस्लिम था, तो दाऊद भाई हो गया, क्या मतलब है भाई उससे? दूसरी बात, कहीं आप आतंकवादी से जोड़ लेंगे तो अफजल गुरु हालात का मारा हो जाएगा, इशरत जहां बेटी हो जाएगी, जाकिर नायक चांद का मसीहा हो जाएगा। और आज मौलाना साद जैसा गैर घनघोर अनसाइंटिफिक बात कह के कोरोना फैलाने वाला वो भी इस्लाम का हो गया। तो मुझे लगता है इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक और समस्याजनक तो इस भारत के सेकुलरिज्म के सूरमा हो गए। लेकिन मौलाना साद के जो गुनाह हैं और उस सोच का जो गुनाह है कि हम कागज भी नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे, उसके समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है। इसीलिए मुझे घोर आपत्ति है आचार्य प्रमोद कृष्णम जो मौलाना साद को कवर फायर दे रहे हैं उस पर। दीपक जी, मैं मौलाना साद साहब को कवर फायर नहीं दे रहा हूं, ना मैं तबलीगी जमात का समर्थक हूं, ना मैं डॉक्टर्स। अरे अभी तो आपने कहा कि नांदेड़ की संगत क्या थी, आपने नांदेड़ की संगत से जमात की तुलना की आचार्य जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सुनिए दीपक चौरसिया जी, मेरी बात को सुनिए। दीपक जी मेरी बात को सुनिए, आप जितने इल्जाम लगाए मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे सुनिए। मौलाना साद ने जो तकरीर में कहा कि मस्जिद में आओ, अगर यहाँ मरते हो तो मर जाओ, इस बात का जिक्र सुधांशु जी कह रहे हैं, मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता। लेकिन मौलाना फिरंगी महली साहब, अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन, देवबंद मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, हिंदुस्तान के तमाम उलमाए दीन जो उस मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा भी हैं, दीनी रहनुमा हैं, उन सब ने अपील की है कि हुकूमत के फरमान को, हुकूमत के निर्देशों का पालन करो, रमज़ान शरीफ के अंदर नमाज घर में पढ़ो। आप उनका जिक्र नहीं करते हैं, एक मौलाना साद को लेकर के बैठ जाते हैं। अब मैं सवाल करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि मौलाना साद की गिरफ्तारी तो टेक्निकल और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है। मौलाना साद की गिरफ्तारी को टेक्निकल बताने के बाद में मैं कहना चाहता हूं हिंदू और मुसलमान में तमाम फिरका परस्ती का बीज बोने वाले हैदराबाद के मौलाना असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई, उनके खिलाफ आज तक आपने क्या कार्रवाई की है? जो कहते हैं कि हमें 15 मिनट का मौका दे दो और हम इस हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म कर देंगे, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते आप इसलिए कार्रवाई नहीं करते, मौलाना साद की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती कि मौलाना साद को दिखा दिखा करके पूरी मुसलमान कम्युनिटी को आपको बदनाम करने का मौका मिल रहा है। आप ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं जो रात को कानों में उनके आप डालते हैं, वो बोलते हैं जिससे हिंदू एक पोलराइजेशन करने का, हिंदू ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है। हिंदू ध्रुवीकरण करके आपकी सरकारें बनी हैं और आप जिस सरकार में बैठे हैं ये भी उसी की वजह से बनी है। आप अगली भी सरकार बनाइए, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश का सोचिए, ये देश हिंदू मुसलमान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, इतनी बैटिंग कर रहे हैं मौलाना साहब के लिए आप जबरदस्ती बैटिंग कर रहे हैं, मत खड़ा करिएगा। मैं फिरका परस्ती के खिलाफ खड़ा हूं, मैं सांप्रदायिक सोच के खिलाफ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की एकता के साथ खड़ा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम कौमी तहजीब के साथ खड़ा हूं, मैं गंगा जमनी तहजीब के साथ खड़ा हूं, मैं भारत की संस्कृति के साथ खड़ा हूं, मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ खड़ा हूं।
ठीक है, मैं आऊंगा इस पे, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स हैं। बताइए, आप इतने लोगों के साथ खड़े हैं, आप मौलाना साहब के पीछे, सुधांशु त्रिवेदी जी आप असदुद्दीन ओवैसी के पीछे हैं, आप उनके भाई के पीछे हैं, आप इन तमाम लोगों को बचा रहे हैं ताकि एक नैरेटिव खड़ा हो सके। ये आरोप है प्रमोद कृष्णम जी का। मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब के साथ भाजपा है। दीपक जी, इसमें रंच मात्र भी सच्चाई होती ना तो इनको तो आके बाकायदा आंदोलन करना चाहिए था। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बयान देना चाहिए था कि भाजपा मौलाना साहब के साथ है, मौलाना साहब को बचा रही है। कौन किसको बचा रहा था ये पूरे देश ने टेलीविजन पर बहुत अच्छे ढंग से देखा। आचार्य जी ने एक बात और याद दिला दी, अकबरुद्दीन ओवैसी पर। तो मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए उन्हें पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, तब मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी थी और कांग्रेस की आंध्र में सरकार थी। जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर कड़ी धाराएं लगा दी होती तो उनका काम निपट गया होता अब तक। अब संयोग कि पहले तो आप लोग सत्ता में रहे, अब टीआरएस सत्ता में है, तो जो आपके साथ गठबंधन सहयोगी रह चुके वो हमारे साथ, वाह भाई वाह। बदरुद्दीन अजमल आपके साथ, आप और मुस्लिम लीग केरल में आपके साथ, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन आंध्र में आपके साथ, और कम्युनल वायरस हमारे साथ। गजब का तर्क है। मैं एक बात और पूछ देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में कहा कि मौलाना साहब ने जो बोला, तमाम भारत के मुल्ला, मौलवी, बारी, मुफ्ती सबने इसकी ये चीज नहीं बोली थी। उसका तो सवाल उठाया नहीं किसी सेकुलरिज्म के व्यक्ति ने। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो नैरेटिव की बात है, ये बताइए, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में लाइन लगा के गए आपके लोग, अफजल गुरु को हालात का मारा कहने वाले में लोग में गए। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा दानिशमंद साइंटिस्ट आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, कितने लोग गए उनके नमाजे जनाजा में? जरा सेकुलरिज्म के सुरमाओं के 2 नाम बता दीजिए जो उसमें गए हो। 2007 में डॉक्टर कलाम को दोबारा राष्ट्रपति का टर्म मिले, इसके लिए कोई सेकुलरिज्म का सूरमा तैयार नहीं। मगर वही 2007 का वर्ष मैं क्यों याद दिलाना चाहता हूं दीपक जी, उसी साल अफजल गुरु को क्लीमेंसी यानी क्षमादान मिल जाए, उसके लिए सब प्रयत्नशील। गजब का तर्क है मान्यवर। अब आप बताइए, नैरेटिव क्या है कि याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में लाइन लगा के और डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में नहीं? अब आप नैरेटिव बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सबको दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कम्युनल वायरस कौन फैला रहा है, इस पर खास बहस। मेरे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम और सुधांशु त्रिवेदी जी। फिलहाल एक ब्रेक।